नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं मनुष्य के अंदर एक तो थाइमस ग्रंथि होती है उसके बारे में, और उसके साथ साथ में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है एड्रिनल ग्रंथि, या जिसे हम अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं, उसके बारे में आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे कि जो ये एड्रिनल ग्रंथि होती है ये क्या होती है, इससे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, इसकी संरचना कैसे होती है, उन हार्मोनों के कार्य क्या होते हैं, और अगर उनसे संबंधित कोई रोग है तो उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके अलावा आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, जिससे कि हम आप जैसे लोगों तक पहुंच सके और उन लोगों को भी फायदा पहुंचे और साथ साथ में हमें भी फायदा हो। तो चलो हम बात करते हैं। पहले हम एक छोटी सी ग्रंथि को पढ़ लेते हैं जिसका नाम है थाइमस ग्रंथि। तो पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, थाइमस ग्रंथि के बारे में। देखो, ये थाइमस ग्रंथि क्या होती है, कहां पर पाई जाती है। दोस्तों, ये जो थाइमस ग्रंथि है ये हमारी जो ये सामने वाली हड्डी होती है ना, इस हड्डी को आप जानते हो, किस नाम से जानते हो, ये जो स्ट्रेनम होती है, सामने वाली हड्डी होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेनम, या जिसे बोला जाता है उरोस्ती। उस उरोस्ती के पीछे की ओर पाई जाती है। हमारे दोनों फेफड़े होते हैं उनके बीच में पाई जाती है, और यदि हम देखें तो जो हमारी महाधमनी होती है उसके पास में पाई जाती है। तो यह स्थिति होती है कौन सी, आपकी थाइमस ग्रंथि की। हालांकि जब हमने डायग्राम देखा था विभिन्न ग्रंथियों का, उस समय भी आपको स्थिति बताई थी, और आज के लिए हम बात करें तो यह थाइमस ग्रंथि कहां पर है। देखो, यह थाइमस ग्रंथि है हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में। कहां पे है भाई, दोनों फेफड़ों के बीच में है। हमारी जो स्ट्रेनम है, स्ट्रेनम जिसे हिंदी में हम उरोस्ती कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, उरोस्ती, स्ट्रेनम के पीछे की ओर होती है, स्ट्रेनम के पीछे की ओर। और उसके अलावा महाधमनी के अधर सतह की ओर पाई जाती है। तो यहां पर तो ये तो होगी इसकी पोजीशन कि कहां पर है, कैसी है। इसके बाद में हम बात करें कि जो ये ग्रंथि है ये हमारे शरीर के अंदर कौन सा हार्मोन स्रावित करती है। आप सबको पता है कि कोई भी अंतःस्रावी ग्रंथि हो वो हमारे शरीर के अंदर कोई ना कोई हार्मोन का स्राव करती है। तो ये ग्रंथि एक हार्मोन स्रावित करती है, और उस हार्मोन का नाम होता है थाइमोसिन हार्मोन। उसका नाम है थाइमोसिन हार्मोन। तो हार्मोन कौन सा हो गया इसके द्वारा, इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम होता है थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन, यह हार्मोन काम क्या करता है, यदि इसके कार्य के बारे में हम देखें तो यह हमारे प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण होता है। प्रतिरक्षा का मतलब आप सब समझते ही होंगे। प्रतिरक्षा का मतलब होता है हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता, और ये जो थाइमोसिन हार्मोन है ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अर्थात प्रतिरक्षा को, इम्यूनिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। अब ये कैसे बढ़ाता है, जैसे आप सबने एक नाम सुना होगा कि लिम्फोसाइट नाम की कोशिका होती है। कौन सी होती है, लिम्फोसाइट। और ये किसका प्रकार है, डब्ल्यूबीसी का। तो डब्ल्यूबीसी एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है, लिम्फोसाइट। अब हमारी जो ये डब्ल्यूबीसी है ये बनती कहां पर है, ये बोन मेरो के अंदर बनती है।
किसमें बनती है? बोन मेरो। चाहे से हम WBC की बात करें, चाहे से हम RBC की बात करें, चाहे से हम फिर किसकी बात करें, हमारी प्लेटलेट्स की बात करें, कोई भी प्रकार की जो ब्लड में पाई जाने वाली कोशिका है वो बनती कहां पर है? आपकी बोन मेरो में, अस्थि मज्जा में ही बनती है। लेकिन जो WBC होती है, जो लिम्फोसाइट होती है, इसमें से कुछ लिम्फोसाइट होती हैं वो बोन मेरो में बनती हैं और बोन मेरो में ही परिपक्व हो जाती हैं। तो उनका तो नाम होता है हमारा बी लिम्फोसाइट। उनको तो क्या बोलते हैं? बी लिम्फोसाइट। क्यों भाई? क्योंकि वो बनती भी बोन मेरो में है और परिपक्व भी कहां पर होती हैं? बोन मेरो में। इस कारण आपसे बी से याद रखना है। बी से कौन सा याद रखना है? बी लिम्फोसाइट। लेकिन कुछ लिम्फोसाइट ऐसी होती हैं जो बनती तो बोन मेरो में है, लेकिन वहां पर वो परिपक्व नहीं होती। वो परिपक्व कहां पर आकर होती हैं? वो थाइमस ग्रंथि में आकर परिपक्व होती हैं। और थाइमस ग्रंथि में आकर परिपक्व होती हैं, इस कारण उनको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। और टी से कैसे याद रखना है? टी फॉर थाइमस, अर्थात ऐसी लिम्फोसाइट जो आपकी थाइमस ग्रंथि में क्या होती हैं? परिपक्व होती हैं। तो इस प्रकार से मैं बोल सकता हूं कि यह हार्मोन होता है टी लिम्फोसाइट को, टी लिम्फोसाइट को क्या करवाता है? परिपक्व करवाता है। क्या करवाता है? परिपक्व। किसको? टी लिम्फोसाइट को। और आपको याद रखना है कि जो टी लिम्फोसाइट होती है ये हमारे लिए जो कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा होती है, कोशिका माध्यस्थ जिसे हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्या बोलते हैं? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, CMI कहते हैं। तो ये टी लिम्फोसाइट है, ये हमारा कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा के लिए क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण होता है। कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा में सबसे ज्यादा रोल किसका होता है? हमारा टी लिम्फोसाइट का। और ये कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा कब काम करती है? आपको याद रखना है कि कैंसर वगैरह होता है, कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं उनको नष्ट करने का कार्य है यही कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा करती है। तो ये याद रखना है। इसके अलावा ये प्रतिरक्षा और कब सक्रिय होती है? जो अंग प्रत्यारोपण होता है ना, अंग प्रत्यारोपण, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, उस समय भी आपकी कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा होती है, ये एक्टिव होती है। तो ये किसकी वजह से आती है? टी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट परिपक्व कहां पर होती हैं? इसी थाइमस ग्रंथि में परिपक्व होती हैं। इस कारण प्रतिरक्षा के लिए ये वाली जो ग्रंथि है हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके साथ साथ में जो बी लिम्फोसाइट होती है, कौन सी लिम्फोसाइट? बी लिम्फोसाइट। वो आपकी क्या बनाती हैं? वो बनाती हैं एंटीबॉडी। वो क्या बनाती हैं भाई? एंटीबॉडी। तो इनको भी क्या करती है? प्रेरित करती है। एंटीबॉडी बनाने को क्या करती है? प्रेरित करती है। ये तो याद रहे या नहीं रहे, लेकिन आपको ये वाला तो याद रखना ही रखना है। तो इस प्रकार से ये जो थाइमस ग्रंथि है हमारे लिए किस चीज में महत्वपूर्ण हो जाती है? तो हमारे लिए जो इम्यूनिटी होती है, जो प्रतिरक्षा होती है, उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। यह आपको याद रखना है। अब आप एक बात और ध्यान रखना, और वो बात क्या ध्यान रखोगे कि बच्चों के अंदर ये जो ग्रंथि होती है थाइमस ग्रंथि, ये अधिक विकसित होती है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति वयस्क होता जाता है, जैसे जैसे वयस्क व्यक्ति वृद्ध होता जाता है, वैसे वैसे ये ग्रंथि होती है अपने आकार में सिकुड़ने लगे जाती है और धीरे धीरे क्या होती जाती है? छोटी हो जाती है और अंत में इसका केवल अवशेष ही बाकी रहता है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। कहने का मतलब क्या हो गया? बच्चे में अधिक विकसित होती है, बच्चे में तो अधिक विकसित होती है, और इसके बाद में यदि हम बात करें कि वयस्क अवस्था में ह्रासित होने लग जाती है। ह्रासित का मतलब कमजोर होने लगी जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। और इसी कारण से जो वृद्ध लोग होते हैं वो अधिक बीमार रहते हैं, अधिक रोगग्रस्त रहते हैं।
क्योंकि इम्यूनिटी क्या होने लग जाती है, कमजोर होने लग जाती है। तो अगर हम बात करें कि ये क्या रोल है, तो आपको बताना है कि जो ये थाइमस ग्रंथि होती है ये बच्चों के अंदर अधिक विकसित होती है, और जैसे जैसे वयस्क अवस्था में जाते हैं, वृद्धावस्था की ओर जाते हैं, तो ये धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, हराशित होने लग जाती है, छोटी होने लग जाती है, और जिसके कारण से इम्यूनिटी होती है वो कमजोर पड़ने लगती है, और इसी कारण से वृद्ध लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और वो अधिक रोगग्रस्त होते हैं, उनके रोगग्रस्त होने की संभावना होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई हमारी कौन सी ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि हो गई भाई, थाइमस ग्रंथि। और अब हम बात करते हैं आज की जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है उसके बारे में, और वो ग्रंथि आपकी एड्रिनल ग्रंथि। तो अब हम बात करने वाले हैं कौन सी ग्रंथि के बारे में। इसका एक नाम तो है अधिवृक, अधिवृक ग्रंथि। इसके अलावा इसे क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्रंथि। तो ये दोनों ही इसी के नाम होते हैं। देखो, अधि का मतलब होता है ऊपर, और वृक का मतलब आप समझते ही हो, अर्थात ये जो ग्रंथि होती है आपकी वृक के ऊपर, वृक के ऊपर टोपी नुमा संरचना के रूप में, संरचना के रूप में पाई जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। कौन सी ग्रंथि भाई, अधिवृक ग्रंथि। नाम से ही पता चल रहा है। जैसे यदि मैं डायग्राम बना के दिखाऊं तो ये आपकी किडनी का क्या हो गया है डायग्राम, ये किडनी का डायग्राम है, और इस किडनी के ऊपर एक टोपी नुमा संरचना के रूप में एक ग्रंथि पाई जाती है, और इसी ग्रंथि का नाम होता है, वो आपकी कौन सी है, एड्रिनल ग्रंथि। इसी का नाम क्या है भाई, एड्रिनल ग्रंथि। अगर आपको डायग्राम वैसे देखना है तो वैसे भी आप देख सकते हैं। ये देखो भाई, ये कौन सी ग्रंथि दिखाई हुई है, एड्रिनल ग्रंथि। ये तो है हमारी किडनी, वृक है ये आपका, और इसके ऊपर ये टोपीनुमा संरचना के रूप में आपकी कौन सी ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। अब जो ये एड्रिनल ग्रंथि होती है या अधिवृक ग्रंथि होती है, इसको मुख्य रूप से दो भागों के अंतर्गत विभाजित किया जाता है। अगर इस टोपीनुमा संरचना को हटाकर देखें, जैसे यहां पर आपको दिखा रखा है, यहां पर आपको दिखा रखा है कि जो टोपीनुमा संरचना को अगर हम हटाकर देखें तो इसके मुख्य रूप से क्या हो जाते हैं, दो भाग हो जाते हैं। इसका जो ये बाहर वाला ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये बाहर वाला हिस्सा, इसको तो हम क्या कहते हैं, कोर्टेक्स कहते हैं, अर्थात वलकुट कहते हैं। और बीच वाला जो ये आपको गहरे रंग का दिख रहा है ना, ये गहरे रंग का, भूरे रंग का, ये है आपका कौन सा, मध्यांश अर्थात मेडुला। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो हमारी एड्रिनल ग्रंथि होती है उसके दो हिस्से होते हैं। बाहर की तरफ कोर्टेक्स होता है और उसके अंदर की तरफ क्या पाया जाता है, आपका मेडुला पाया जाता है। चलो हम खुद डायग्राम बनाकर देखते हैं। ये आप ऐसे समझ लो, ये हमारी क्या थी, एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि थी, एड्रिनल ग्रंथि। अब इस एड्रिनल ग्रंथि में ये इसका जो ये बीच वाला जो हिस्सा है, ये बीच वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को तो क्या कहा जाता है, इस हिस्से को तो कहा जाता है मेड्यूला। क्या कहा जाता है, मेड्यूला। और हिंदी में बोले तो क्या कहते हैं इसे, मध्यांश। क्या कहते हैं भाई, मध्यांश। इसके बाद में ये बाहर वाला जो हिस्सा बच गया है,
ये जो हिस्सा है इसे कहा जाता है आपका कोर्टेक्स। इसे क्या कहा जाता है? कोर्टेक्स। हिंदी में बोले तो इसे क्या कहते हैं? वलकुट कहते हैं। अब हम एक एक को देखेंगे। हमारे लिए वलकुट है अर्थात कोर्टेक्स है, यह भी महत्वपूर्ण है, और इसके अलावा यह मध्यांश है, यह भी क्या है? महत्वपूर्ण है। अब हम एक एक को देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो ये कोर्टेक्स होता है इसके भी कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं भाई? 3। इसकी जो सबसे बाहर वाली परत होती है उसे तो हम बोलते हैं ग्लोमेरुलोसा। क्या बोलते हैं भाई? ग्लोमेरुलोसा। जैसे आपको ये सबसे बाहर वाली परत दिख रही होगी, इसको तो क्या बोल रहे हैं हमें? ग्लोमेरुलोसा, या इसे बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। इसके बाद में इसकी एक बीच की परत होती है और इसके अलावा एक होती है अंदर की परत। तो यह हम मना लेते हैं अंदर की परत। ये कौन सी परत बना दी हमने? अंदर वाली। तो देखो आपका जो ये कोर्टेक्स है इसके कितने हिस्से हो गए हैं? 3। ये सबसे बाहर की तरफ ये वाला जो दिख रहा है ना, ये तो है हमारा जोना ग्लोमेरुलोसा। क्या है भाई? जोना ग्लोमेरुलोसा। ये बीच वाला जो हिस्सा है इसे हम क्या बोलते हैं? जोना फेशिकुलेटा। क्या कहते हैं भाई? जोना फेशिकुलेटा। और ये हरे रंग वाला जो आपको अंदर ही अंदर की तरफ दिखाया है आपके कोर्टेक्स के लिए, उसे क्या बोला जाता है? जोना रेटिकुलेरिस। क्या कहते हैं भाई? जोना रेटिकुलेरिस। तो जो आपका कोर्टेक्स होता है, इस कोर्टेक्स के अंदर कितनी परत पाई जाती हैं? 3 परत पाई जाती हैं। इनको याद रखने के लिए हम क्या करते हैं? लिखते हैं GFR। हालांकि वैसे तो ये जो GFR शब्द होता है, ये ऐसे GFR शब्द होता है, ये किसके लिए काम में लिया जाता है? ये आपके मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत जो आपका ग्लोमेरुलस होता है उससे कितना फिल्ट्रेट बनता है वो वाला है। लेकिन हम यहां पर केवल याद करने के लिए इसको काम में ले रहे हैं। इसमें ऐसे सीधा लिखते हैं, इसमें ऐसे ऊपर से नीचे लिख दिया कि सबसे बाहर की तरफ ग्लोमेरुलोसा, बीच में है फेशिकुलेटा और अंदर ही अंदर की तरफ है आपकी रेटिकुलेरिस। तो ये 3 परत होती हैं। ये हमारे किस में पाई जाती हैं? कोर्टेक्स में पाई जाती हैं, वलकुट में पाई जाती हैं। अब देखो, अब ध्यान से देखो भाई, आपको यह पता है कि मेडुला होता है उससे भी कोई ना कोई हार्मोन स्रावित होता होगा, और जो कोर्टेक्स है उससे भी क्या स्रावित होता होगा? हार्मोन। आपको एड्रिनल ग्रंथि है, उसका नाम सुनते ही एक हार्मोन याद आता है और उसका नाम है एड्रिनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है? एड्रिनलिन हार्मोन। वो एड्रिनलिन हार्मोन कौन से हिस्से से स्रावित होता है? तो वो एड्रिनलिन हार्मोन होता है, वो तो होता है किससे? किससे होता है? मेडुला से। जो ये एड्रिनलिन होता है इसके साथ साथ एक हार्मोन और होता है जिसे हम बोलते हैं नोर एड्रिनलिन। कौन सा होता है भाई? नोर एड्रिनलिन। ध्यान से सुन लेना, एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन है, ये एक दूसरे के विपरीत हार्मोन नहीं होते हैं। ये दोनों का फंक्शन होता है वो एक समान ही होता है। दोनों भाई भाई हैं, दोनों दुश्मन नहीं है भाई। कई बार हम क्या करते हैं, दिमाग में बिठा लेते हैं कि एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन होते हैं, ये एक दूसरे के विपरीत हार्मोन होंगे।
तो ये विपरीत हार्मोन नहीं है, ये एक समान ही कार्य करते हैं, दोनों भाई हैं, दोनों दुश्मने नहीं हैं। तो एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन, एड्रिनलिन को हम एक नाम से और जानते हैं, एपिनेफ्रीन। क्या कहते हैं भाई? एफ्रीन। एपिनेफ्रीन, और इसे कहा जाता है नोर एपिनेफ्रीन। नोर एपिनेफ्रीन, तो ये इसका नाम हो गया। ये दोनों हार्मोन है, ये तो किससे स्रावित होते हैं? मेडुला या मध्यांश से। अब जो हमारा कोर्टेक्स होता है, इससे कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? हम छोटे क्लासों के अंतर्गत इन हार्मोनों को नहीं पढ़ते हैं, और इस कारण यहां पर आने के बाद में ये हार्मोन आपको याद करने मुश्किल हो जाते हैं, और आप इन हार्मोनों को याद ही नहीं करते हो, छोड़ देते हो भाई बिल्कुल ही। लेकिन ये हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहां पर जब आप इस लेवल पर आ गए हैं और जो एग्जाम आप दे रहे हैं, उस एग्जाम के स्तर को देखते हुए इन हार्मोनों को हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। इनको हमें पढ़ना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा, इसके कार्य भी देखने पड़ेंगे। तो जो आपका कोर्टेक्स या वल्कुट होता है, इससे जो हार्मोन स्रावित होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम क्या कहते हैं? कोर्टिको स्टीरोइड। कोर्टिको स्टीरोइड, या जिन्हें हम बोलते हैं कोर्टिकोइड। क्या बोलते हैं भाई? कोर्टिकोइड। तो इनसे जो हार्मोन, अब देखो ये एक हार्मोन नहीं है, आपका जो कोर्टेक्स है इससे आपके बहुत सारे हार्मोन होते हैं, वो स्रावित होते हैं, इनसे एक हार्मोन स्रावित नहीं होता। तो जो कैटेगरी है, जो समूह है हार्मोनों का, उन हार्मोनों के समूह को हम क्या बोलते हैं? कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, या जिसे बोलते हैं कोर्टिकोइड हार्मोन। ये दोनों एक ही बात है। अब ये कोर्टिकोइड हार्मोन होते हैं, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे आपका ग्लोमेरुलोसा होता है। कौन सा होता है? आपका ये जो बाहर वाली परत है ग्लोमेरुलोसा, इसके द्वारा जो आपका हार्मोन स्रावित होता है, वो एक कैटेगरी होती है जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड नहीं है। इससे जो स्रावित होता है उसका नाम है मिनरेलोकोर्टिकोइड। कौन सा नाम है? मिनरेलोकोर्टिकोइड। अब देखो, मिनरेलोकोर्टिकोइड है, यह भी एक ग्रुप हार्मोनों का क्या है? ग्रुप है। हार्मोनों का क्या है? एक ग्रुप। और इसमें जो एक महत्वपूर्ण हार्मोन है, सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन जो हमारे शरीर में काम में आता है, जो मिनरेलोकोर्टिकोइड है, उसका नाम है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है, यह एक प्रकार का क्या होता है? मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन होता है। और जो आपको जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, उसके कोर्टेक्स वाला सबसे बाहरी हिस्सा होता है, जिसका नाम होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, उससे स्रावित किया जाता है। यह हार्मोन हमने एक जगह और पढ़ा था। हमने पढ़ा था जब किडनी फंक्शन पढ़ रहे थे, हम मूत्र के निर्माण की प्रक्रिया पढ़ रहे थे, तो उस समय आपको एक सिस्टम बताया था, रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जिसे कहते हैं। तो वो ये एल्डोस्टेरोन यही है। इसके बाद में जो फेसिकुलेटा होता है, इससे जो हार्मोन स्रावित होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड। इन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोकोर्टिकोइड। और ग्लूकोकोर्टिकोइड में भी बहुत सारे हार्मोन होते हैं। जो सबसे मुख्य ग्लूकोकोर्टिकोइड होता है, उसका नाम क्या होता है भाई? कोर्टिसोल। क्या होता है भाई? कोर्टिसोल। तो याद रखना, कोर्टिसोल होता है, यह एक प्रकार का ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन है। और यह किससे स्रावित होता है? यह वलकुट की बीच वाली परत होती है, जिसका नाम होता है फेसिकुलेटा, उससे स्रावित होता है।
अब आ जाता है हमारा अंदर ही अंदर की परत, जिसका नाम क्या है, रेटिकुलेरिस। और इस रेटिकुलेरिस से एक हार्मोन स्रावित होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंड्रोजन हार्मोन। कौन से हार्मोन होते हैं, एंड्रोजन हार्मोन। और ये एंड्रोजन हार्मोन होता है, ये सामान्य तौर पर नर हार्मोन होते हैं। आपको लग रहा होगा कि नर हार्मोन तो वृषण के द्वारा स्रावित होने चाहिए, लेकिन कुछ मात्रा में जो नर हार्मोन होता है, जो एंड्रोजन होता है, वो आपके अधिवृक्क ग्रंथि का जो बाहर वाला हिस्सा होता है, कोर्टेक्स, उसके सबसे अंदर वाली परत के द्वारा स्रावित किया जाता है। तो अब तक आपने जो एड्रिनल ग्रंथि है उससे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं उनके बारे में देखा है। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। आपको एड्रिनल ग्रंथि है, यह महत्वपूर्ण ग्रंथि है, इन हार्मोनों को देखना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा कि ये तो हमने बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं, ये तो क्या पता कहां से पढ़ा रहे हैं, ये हमारे लेवल का नहीं है। लेकिन ध्यान से सुन लेना, ये 12वीं के लेवल का ही है, और 12वीं के लेवल का है वो आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान से पढ़ना है और पूरा पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। अगर एक बार भी समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा देख लेना, लेकिन छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो देखते हैं, हम पहले इनको देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले हम कौन से हार्मोन के बारे में बात कर लेते हैं, मिनरेलो कोर्टिकोइड, मिनरेलो कोर्टिकोइड। और इसका उदाहरण कौन सा है भाई, आप सबको पता होगा। इसका उदाहरण है आपका एल्डोस्टेरोन। कौन सा होता है भाई, एल्डोस्टेरोन। ध्यान से सुनो, ये एल्डोस्टेरोन काम में क्या करता है, देखो नाम से पता चल रहा है, मिनरेलो कोर्टिकोइड। यह हार्मोन मुख्य रूप से हमारे मूत्र निर्माण के समय काम में आता है। और कैसे काम में आता है, यह हमारे मूत्र में से किसका अवशोषण करवाता है, एक तो सोडियम आयन का अवशोषण करवाता है, और इसके अलावा जल का क्या करवाता है, अवशोषण करवाता है। किस किस का अवशोषण करवाता है, सोडियम आयन और जल का। और बाहर कौन सी चीज को निकालता है, पोटेशियम को बाहर निकालता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो क्या काम कर रहा है, देखो एक तो यह क्या कार्य कर रहा है, आपके मूत्र निर्माण के समय, मूत्र निर्माण के समय आपका क्या करवाता है, सोडियम व जल का तो क्या करवाता है, अवशोषण। सोडियम और जल का तो क्या करवाता है, अवशोषण। और इसके अलावा आपके पोटेशियम का क्या करवाता है, स्त्रवण करवाता है, उसको मूत्र में डालता है। तो एक चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है। इसके अलावा दूसरी चीज आपके शरीर में क्या करता है, यह आपके शरीर के अंदर जो हम बोलते हैं जल का संतुलन होता है, विद्युत अपघट्य का संतुलन होता है, विद्युत अपघट्य संतुलन, प्रासरण दाब, प्रासरण दाब, इनको क्या बनाए रखता है, एक निश्चित मात्रा में बनाए रखता है। यह आपको ध्यान रखना है। यह किसका कार्य है, यह आपके मिनरेलोकोर्टिकोइड अर्थात एल्डोस्टेरोन का कार्य होता है। और यह मिनरेलोकोर्टिकोइड है, यह हार्मोन कौन सी परत से स्रावित हो रहा था, आपको याद होगा। कौन सी परत थी भाई, सबसे बाहर की परत, जिसका नाम होता है जोना ग्लोमेरुलोसा। तो एक पता चल गया। दूसरा देखो भाई, ग्लूकोकोर्टिकोइड। कौन सा हार्मोन हो गया, ग्लूकोकोर्टिकोइड। और ग्लूकोकोर्टिकोइड का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण कौन सा बताया था अभी आपको, कोर्टिसोल। कौन सा बताया था, कोर्टिसोल। ये देखो क्या कार्य कर रहा है, देखो ये ग्लूकोकोर्टिकोइड अर्थात कोर्टिसोल नाम का ये हार्मोन है। ये आपके शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। शरीर नहीं, हम बात करें रक्त के अंदर। किसके अंदर है, रक्त के अंदर। अब आप बोलोगे कि सर
हमारे रक्त अर्थात ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को तो कौन सा हार्मोन बढ़ाता है? ग्लूकागोन हार्मोन बढ़ाता है। अरे ग्लूकागोन सामान्य स्थिति के अंतर्गत हमारे रक्त के अंदर किसकी मात्रा को बढ़ाता है? ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। यह तनाव की स्थिति के समय बढ़ाता है। तनाव का मतलब क्या हो गया? जैसे बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा गर्मी है, आपको कोई स्ट्रेस हो रहा है, कोई भी तनाव हो रहा है, उस स्थिति के अंतर्गत आपके रक्त के अंदर जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा को क्या करता है? ये बढ़ाता है। तो एक चीज तो आपको ये याद रखनी है कि इसे स्ट्रेस हार्मोन, तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। तो एक तो क्या एक याद रखना है, इसे हम क्या कहते हैं? तनाव हार्मोन, या जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन भी इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये तनाव की स्थिति में जो विपरीत परिस्थिति है उस समय यह ज्यादा कार्य करता है। क्या कार्य करता है? ध्यान से सुनना। एक तो यह क्या करता है? रक्त में ग्लूकोज को क्या करता है? बढ़ाता है। रक्त में ग्लूकोज को क्या करता है? बढ़ाता है। अब कैसे कैसे बढ़ाएगा? रक्त में यह ग्लूकोज कहां से लाएगा? तो देखो, हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज आता कहां से? तो पाचन के द्वारा आता है, वो तो नॉर्मल कंडीशन है। अब एक्स्ट्रा जो भी ग्लूकोज होता है उसको हम स्टोर कहां पर कर देते हैं? हमारा लीवर में। और लीवर में स्टोर किस रूप में करते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। तो ये क्या करेगा? ग्लाइकोजन है, उस ग्लाइकोजन को तोड़ेगा और क्या बनाएगा भाई? ग्लूकोज। ग्लाइकोजन को तोड़कर क्या बनाएगा? ग्लूकोज। ये आपके प्रोटीन को तोड़कर क्या बनाएगा? ग्लूकोज। ये आपके लिपिड को तोड़कर भी क्या बनाएगा? ग्लूकोज। ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं, इसे तो बोलते हैं हमें ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या कब बोलते हैं हमें? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और प्रोटीन और लिपिड से जब हमारा आपका क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, उसे बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो अल्टीमेटली ये हमारे रक्त के अंदर किसकी मात्रा को बढ़ाता है? ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। तो एक चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है? ये आरबीसी होता है, आरबीसी के निर्माण को क्या करता है? प्रेरित करता है। आरबीसी के प्रोडक्शन को भी ये क्या करता है? बढ़ाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जो सूजन होती है, सूजन को क्या करता है? कम करता है। सूजन को क्या करता है? कम। सूजन को हम वैसे क्या बोलते हैं? प्रतिशोथ। प्रतिशोथ या शोथ बोलते हैं। शोथ का मतलब होता है सूजन। तो सूजन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? कोर्टिसोल होता है। और कोर्टिसोल वास्तव में क्या है? स्टीरॉयड हार्मोन ही तो है। तो स्टीरॉयड काम में लेते हैं। जो आप दवा वगैरह लगाते हो दर्द की जगह पर, जहां पर सूजन वगैरह आती है, तो उसमें स्टीरॉयड होते हैं। और वो स्टीरॉयड क्या करते हैं? सूजन को कम करते हैं। कैसे कम करते हैं? हमारी जो सूजन आई है, जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, उसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं? कम एक्टिवेट कर देते हैं। उसको एक तरीके से डीएक्टिवेट कर देते हैं, जिससे वो सूजन क्या हो जाती है? कम। लेकिन अगर हम ज्यादा मात्रा में क्या लेते हैं? स्टीरॉयड लेते हैं, तो उससे नुकसान क्या है? कि एक समय के लिए वो चीज तो सही हो जाएगी, लेकिन आपका प्रतिरक्षा तंत्र क्या होने लग जाता है? कमजोर होने लगे जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा स्टेरॉयड का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको बोला जाता है कि तनाव लेना हमारे शरीर के लिए क्या होता है? नुकसानदायक होता है। कैसे? क्योंकि जितना ज्यादा तनाव होगा उतना ज्यादा ही क्या होगा? कोर्टिसोल स्रावित होगा। और जितना ज्यादा कोर्टिसोल स्रावित होगा, यह हमारी इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है? एक तरीके से कमजोर कर देता है। और अगर इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी तो हमारे शरीर में रोग होने की जो संभावना होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि ग्लूकोकोर्टिकोइड या कोर्टिसोल होता है, यह क्या कार्य करता है। तो
मिंडेलोकोर्टिकोइड पता चल गया, हमें ग्लूकोकोर्टिकोइड पता चल गया। एक चीज और देख लो भाई, एक अभी आपको बताया था कि अंदर ही अंदर वाली परत से कौन सा हार्मोन स्रावित हो रहा था? एंड्रोजन। कौन सा हार्मोन स्रावित हो रहा था? एंड्रोजन। और ये एंड्रोजन हार्मोन होता है, ये वास्तव में होता क्या है? नर हार्मोन होता है। क्या होता है भाई? नर हार्मोन। सामान्य तौर पर नर हार्मोन होता है किसके द्वारा? वृषण के द्वारा स्रावित होता है, लेकिन इसकी कुछ मात्रा होती है, ये आपकी एड्रिनल कोर्टेक्स के द्वारा भी स्रावित की जाती है। ये हार्मोन है, हालांकि एंड्रोजन नर हार्मोन है, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में ये महिलाओं में भी स्रावित होता है और पुरुषों के अंतर्गत तो होता ही होता है। पुरुषों के अंदर तो होता ही होता है। तो महिलाओं में कुछ मात्रा में जो एंड्रोजन हार्मोन पाया जाता है, वो किसके कारण से पाया जाता है? वो आपकी एड्रिनल कोर्टेक्स के कारण ही पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। ये हार्मोन जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं उसके लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। तो ये तो हमारे कौन से हार्मोन हो गए हैं? कोर्टेक्स वाले हार्मोन हो गए हैं। कौन से हार्मोन हो गए हैं? कोर्टेक्स। कोर्टेक्स से संबंधित एक रोग भी है जिसका नाम क्या है? एडिसन रोग। कौन सा रोग है? एडिसन। एडिसन रोग जो होता है, इसमें क्या होता है? देखो, ये जो कोर्टेक्स होता है ये ठीक प्रकार से कार्य नहीं करता है, जिसके कारण से क्या होते हैं भाई? जिसके कारण से हमारे जो ये कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है या कोर्टिकोइड हार्मोन जो भी ये हैं, मिंडेलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड, एंड्रोजन वगैरह, ये कम मात्रा में क्या होते हैं? स्रावित होते हैं या स्रावित नहीं होते हैं। अब जब स्रावित नहीं होगा तो उस स्थिति में क्या होगा कि हमारे रक्त के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज वगैरह का लेवल क्या होने लग जाएगा? आपका कम रहने लग जाएगा, और जिसके कारण से एकदम ऐसे थकान सी अनुभव होती है, शरीर में ऐसे जोश नहीं रहता है। तो ये थकान वगैरह होती है, शरीर में क्या रहती है? थकान। जोश की क्या रहती है? कमी। चक्कर आते रहते हैं, चक्कर आना। ये सारे के सारे लक्षण किसके होते हैं? आपके एडिशन रोग के। तो ये एडिशन रोग होता है, अगर इसके बारे में बात की जाए तो एडिशन रोग होता है, ये हमारी एड्रिनल ग्रंथि होती है, उसके कोर्टेक्स जो होता है उसके हार्मोनों की कमी के कारण होता है। और क्यों होता है? क्योंकि आपका ग्लूकोज होता है जो ब्लड के अंदर पाया जाता है, उसकी क्या रहने लग जाती है? कमी, जिसके कारण शरीर के अंदर क्या रहती है? थकान। शरीर के अंदर जान ही नहीं रहती, बिल्कुल ऐसे थकावट रहता है, चेहरा होता है एकदम सूखा पड़ जाता है, एकदम ऐसी सुस्ती सी छा जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं। ये सारी की सारी कंडीशन है, इसको क्या बोलते हैं? हमें एडिशन रोग कहते हैं। तो ये तो हमारा कौन सा पोर्शन हो गया है? हमारा कोर्टेक्स वाला। और अब आ जाते हैं हम किसके ऊपर? मेड्यूला पर। किस पर आ जाते हैं भाई? मेड्यूला के हार्मोन। अब देखो, मेड्यूला से जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनके नाम अभी आपको बताए थे। एड्रिनलिन, या जिसे हम क्या बोलते हैं? एपिनेफ्रिन। और दूसरा होता है आपका नोर एड्रिनलिन। नोर एड्रिनलिन, जिसे हम क्या बोलते हैं? नोर एपिनेफ्रिन। यह आपको ध्यान रखना है। ये किससे स्रावित होते हैं? एड्रिनल ग्रंथि के जो मेडुला वाला हिस्सा होता है उससे स्रावित होते हैं। इन दोनों हार्मोनों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? केटेकोलामीन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? केटेकोलामीन। किनको?
एड्रिनलिन को और नोर एड्रिनलिन को अगर एक साथ बोला जाए तो केटेकोलामीन भी कहा जाता है। ये जो हार्मोन होते हैं, इन हार्मोनों को कहा जाता है आपातकालीन हार्मोन। क्या कहते हैं? आपातकालीन हार्मोन। कहने का मतलब डर लग रहा हो आपको, अगर आप उड़ान भर रहे हो, अगर आप कोई लड़ाई वगैरह कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत ये हार्मोन स्रावित होते हैं। इसी कारण से आपातकालीन मतलब हो गया इमरजेंसी, इमरजेंसी हार्मोन। अभी आपको स्ट्रेस हार्मोन बताया था, कौन सा था? ग्लूकेकोर्टिकोइड, या जिसे हम क्या बोल रहे थे आपका कोर्टिसोल। ये इमरजेंसी हार्मोन है। ये आपका कौन सा है? आपका एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन। आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक दूसरे के विपरीत कार्य नहीं करते, इन दोनों का कार्य होता है एक समान ही होता है। इसके अलावा अगर डर बोले तो इसे बोलते हैं हम फियर, इसे हम बोलते हैं फाइट, और इसे हम बोलते हैं इसे हम बोलते हैं फ्लाइट, इसे हम बोलते हैं फाइट। तो ये जो हार्मोन होता है इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल एफ हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ट्रिपल एफ हार्मोन। क्यों कहते हैं इसको ट्रिपल एफ हार्मोन? ट्रिपल एफ का मतलब हो गया फियर, फाइट, फ्लाइट। इन कंडीशन के अंतर्गत ये स्रावित होते हैं। फियर का मतलब क्या हो गया? एकदम से डर लग रहा, जैसे आपको एकदम से कोई चीज आती है, जैसे आपके सामने एकदम से शेर आ गया, जैसे आपके सामने एकदम से सांप आ गया, तो उस समय में आपके शरीर के अंदर एकदम से ऐसी धड़कन बढ़ जाती है, आपकी सांस लेने की दर बढ़ जाती है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उस समय कौन सा हार्मोन स्रावित हुआ है? एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन। इसके अलावा जब आप उड़ान भरते हो, जैसे फ्लाइट वगैरह में उड़ते हो, तो उस कंडीशन के अंतर्गत भी ऐसे डर लगने लग जाता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, धक धक करने लग जाता है, और वो भी किस कारण से होता है? इसी हार्मोन के कारण होता है। और इसके अलावा जब लड़ाई वगैरह होती है, युद्ध वगैरह होता है, तो उस कंडीशन के अंतर्गत भी क्या होता है कि ये हार्मोन स्रावित होता है, और उस समय आप में एकदम से जोश आ जाता है, आपकी आवाज हो जाती है वो एकदम से क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। तो ये सारी कंडीशन होती हैं, उस कंडीशन में ये हार्मोन स्रावित होते हैं। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है? आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, इमरजेंसी हार्मोन, या इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल एफ हार्मोन भी कहते हैं, या संकटकालीन हार्मोन बोल दो, संकट के समय में यही काम में आता है। तो ये सब कुछ नाम इसी के होते हैं। अब देखो, ये जो हार्मोन होते हैं ये क्या करते हैं? ये जो हार्मोन है ये भी क्या करते हैं? ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाते हैं। किसके स्तर को बढ़ाते हैं? ग्लूकोज के। किस में बढ़ाते हैं? रक्त के अंदर, रक्त के अंदर बढ़ाते हैं। कैसे कैसे बढ़ाते हैं आपको पता होना चाहिए। अभी वही बात बताई थी आपको। ग्लाइकोजन को क्या करते हैं? ग्लाइकोजन से क्या बनाते हैं भाई? ग्लूकोज। अभी आपको बताया था प्रोटीन से क्या बनाता है? ग्लूकोज। लिपिड से क्या बनाता है? ग्लूकोज। इसके अलावा मान लो ये कोशिका है, इस कोशिका है, इस कोशिका अगर ये एमिनो अम्ल को काम में ले रही है यहां पर, तो इसको भी क्या कर देता है? रोक देता है। क्यों भाई? ज्यादा से ज्यादा क्या बनाना है? ग्लूकोज। और ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज क्यों बनाना है? क्योंकि उस कंडीशन में जो आपकी ये जो आपातकालीन परिस्थिति है, आपको एकदम से ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और एकदम से ऊर्जा की आवश्यकता होती है जैसे हृदय की धड़कन बढ़ी, जैसे आपकी सांस लेने की दर बढ़ी, रोंगटे खड़े हो गए, ये जो सारी की पसीना आने लग गया, तो इनके लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिएगी कि नहीं चाहिएगी? और ऊर्जा अल्टीमेटली किससे मिलेगी? ग्लूकोज से ही तो मिलेगी। तो इस कारण ये ग्लूकोज ज्यादा करता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? बढ़ाता है। लेकिन किस समय? जो संकटकालीन परिस्थितियां होती हैं उस समय ये बढ़ाता है। तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। तो एक तरीके से ये जो इसका पूरा कंट्रोल होता है, इस मेड्यूला का पूरा कंट्रोल होता है, ये हमारा मस्तिष्क का जो मेड्यूला होता है ना, उसके द्वारा ही किया जाता है। और जो कोर्टेक्स होता है,
जो आपका कोर्टेक्स होता है, उस कोर्टेक्स को कंट्रोल करने के लिए एक हार्मोन होता है ACTH। कौन सा हार्मोन होता है? ACTH, एड्रिनल कोर्टिकोइड ट्रोपिक हार्मोन। वो आपका किससे स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से। और ये जो मेड्यूला वाले हार्मोन होते हैं, इनका जो कंट्रोल होता है वो आपका किसके द्वारा किया जाता है? मस्तिष्क का जो मेड्यूला होता है उसके द्वारा किया जाता है। तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने थाइमस ग्रंथि और उससे स्रावित होने वाले थाइमोसिन हार्मोन, इसके अलावा एड्रिनल ग्रंथि जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है और इससे बहुत सारे हार्मोन क्या हो रहे हैं? स्रावित हो रहे हैं, उनके बारे में देखा है। और उसके साथ साथ में एक रोग था जिसको ध्यान रखना भाई। कौन सा रोग था? एडिशन रोग, जिसके अंतर्गत शरीर में क्या आ जाती है? थकावट आ जाती है, शरीर में क्या रहती है? सुस्ती रहती है, चक्कर आने लगते हैं, शरीर में जोश की कमी हो जाती है। तो ये सारी की सारी कंडीशन किस में होती हैं? एडिशन रोग में होती हैं। और क्यों होता है? वो एड्रिनल कोर्टेक्स के कारण से होता है। एड्रिनल कोर्टेक्स से जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनकी कमी के कारण से होता है। तो ये सब कुछ हमने आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखा है। आप सबको हमारा ये वीडियो है वो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।